गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दूर। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्टिमेशन, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मेटल्स के बारे में। इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में भी हमने मेटल स्टार्ट किया था। ठीक है, मेटल्स देखे थे कि मेटल्स क्या होता है। ठीक है, और जनरली हम इसको और हमारा जो हमको जो पढ़ना था इसको एज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ना था। ठीक है, इसका क्या यूज हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो हमने दो टाइप्स के मेटल्स देखे थे जो कि हमारे बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। दैट इज व्हाट फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो फेरस मेटल्स क्या होता था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो मेटल जिसमें आपका क्या हो, आयरन के कंटेंट प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल आयरन। आयरन से क्या बना, आयरन के वो टाइप्स थे, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। ठीक है, एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या होता था, नॉन फेरस मेटल वो होता था जिसमें आपके आयरन के कंटेंट ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम्स, निकल्स। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स थे। तो स्टील्स को भी हमने जो फेरस मेटल्स था, स्टील जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, एज ए बिल्डिंग मटेरियल हम स्टील्स को यूज करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। इसके अलावा हम कास्ट आयरन भी यूज करते हैं, बट कास्ट आयरन का यूज कहाँ पे होता है, जब कभी भी आप रॉ वाटर सिस्टम डिजाइन करो या ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करो, तो उस टाइम पे जो पाइपलाइंस के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम जो पाइप यूज करते हैं वो कास्ट आयरन का बेसिकली होता है मेस्टली। ठीक है, कास्ट आयरन का हम प्रेफर करते हैं वहां पे, तो कास्ट आयरन भी यूज करते हैं, बट वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर पाइपलाइन पर्पस के लिए। ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, ऐसा आपका टूल्स वूल्स बनाने में। तो बट जो हमको क्या बनाना है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग के लिए मोस्टली आपका स्टील यूज किया जाता है। कौन सा स्टील, माइल्ड स्टील। ठीक है, ये भी कितने टाइप का होता है, डेड मेल स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइल्ड स्टील भी बोल रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमने देखा था कि और मेनली इसमें जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो कार्बन का ही होता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ ये आता है, डक्टिलिटी आती है। ठीक है, तो देखो आज हम बात करेंगे उन्हीं स्टील्स की। ठीक है, कि हमारे पास हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, और वो बिल्डिंग हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला तो होता है आपका स्टील स्ट्रक्चर्स, कि आप एक स्टील पूरा कंप्लीटली स्टील यूज करके एक स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाओ। ठीक है, और दूसरा होता है एक आरसीसी का स्ट्रक्चर, मतलब कि आप कंक्रीट प्लस साथ में कोई रेनफोर्समेंट बार यूज करके आप कोई स्ट्रक्चर्स बनाओ, उसको हम क्या बोलेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हम तैयार करते हैं। जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है इसमें हम यूज करते हैं हॉट रोल सेक्शन। मेनली इंडिया में सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है हॉट रोल सेक्शन। ठीक है, कंप्लीटली स्टील्स का होता है ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हो गया आपका हॉट रोल सेक्शन। और आरसीसी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, हम कंक्रीट्स के साथ साथ हम कुछ रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बार है, रेनफोर्सिंग बार, दैट इज व्हाट टीएमटी बार होता है, माइल्ड स्टील बार होता है, और हाई स्ट्रेंथ एचवाईएसडी बार होता है। ठीक है, ये बेसिकली हम तीन बार मेनली पढ़ेंगे और हॉट रोल सेक्शन देखेंगे। तो देखो हॉट रोल सेक्शन मतलब कि क्या होता है, एक्चुअली ये जो सेक्शन होता है इसको रोल करके स्टील मिल्स में बनाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हॉट रोल सेक्शन। ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, रोल स्टील सेक्शन भी बोला जाता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा रोल सेक्शन मिलता है, ठीक है, वो ISHB, ISMB इस टाइप के फॉर्म पे मिलेगा। मतलब कि क्या, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट्स बीम एक्सेट्रा। तो अभी देखेंगे हम अभी तुरंत। ठीक है, तो देखो उसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस है। पहला तो देखो आपका रोल स्टील आई सेक्शन, दूसरा आपका रोल स्टील चैनल सेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सी सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सी सेक्शन भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोल स्टील को, और नॉर्मल आई सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आई सेक्शन, देन उसके बाद एंगल सेक्शन। ठीक है, एंगल सेक्शन, देन उसके बाद इसको, और उसके बाद आपका टी सेक्शन, उसके बाद आपका फ्लैट सेक्शन, प्लेट्स, सीट्स एंड बॉक्स सेक्शंस। ये इतने टाइप से हमारे पास क्या होते हैं, रोल सेक्शंस होते हैं, जो कि आपके स्टील मिल्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इन स्टील्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आई सेक्शन जो बीम होता है मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है, जो रोल आई सेक्शन होता है, ये मेनली आपको अगर कोई कॉलम्स तैयार करने हैं या बीम तैयार करने हैं, तो मेनली हम इसका यूज वहां पे करते हैं, क्योंकि ठीक है। और जो चैनल सेक्शन होता है इसका सबसे ज्यादा हम यूज कहाँ करते हैं, हम इसका भी यूज कॉलम बनाने के लिए करते हैं, एज अ बैटन कॉलम या फिर कोई बिल्टअप कॉलम हमको तैयार करना है। अगर आई सेक्शन के अलावा तो आप सी सेक्शन का यूज करके बिल्टअप कॉलम तैयार कर सकते हो, और बिल्टअप बीम भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन जनरली आपका एज अ टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लेसिंग सिस्टम्स में यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप रूफ ट्रस में इसका यूज कर सकते हो, इसका आप यूज पर्लिन्स में कर सकते हो। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ यूज। अब ये भी दो टाइप्स का आता है, पहला तो होता है इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, टी सेक्शन। ठीक है, टी सेक्शन जनरली आज के डेट में बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू प्राइम फोर्सेस। अब वो क्या हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको देखो रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन।
तीसरा आपका रोल स्टील, प्लेट सेक्शन, सीट सेक्शन एंड बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन क्या होगा, आपको जनरली हॉलो होगा, ठीक है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस शेप्स में मिलेंगे, रेक्टेंगल भी मिलेगा आपको, स्क्वायर भी मिलेगा, ठीक है, सर्कुलर भी मिलेगा। ये तीन मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सेक्शन दिखते कैसे हैं, देखो टी सेक्शन क्या होता है, ये हमारा टी सेक्शन, पहला वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, टी सेक्शन, ठीक है। ये है हमारा टी सेक्शन, ठीक है। इसको भी हम पहले के टाइम पे हम क्या यूज करते थे, इसका यूज हम एज अ टेंशन मेंबर के डिजाइन में करते थे, बट ड्यू टू क्या होता है, इसमें प्राइम फोर्सेस जनरेट होता है। वो प्राइम फोर्सेस क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे, ये है हमारा कोई मान लो टी सेक्शन, ठीक है। क्या है हमारा, ये कोई टी सेक्शन है, और मान लो इसको मैंने क्या किया, किसी कैसेट प्लेट के साथ मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे कर दिया, कनेक्ट कर दिया थ्रू बोल्टिंग या फिर रिवेटिंग, ठीक है। ये मैंने बोल्ट कर दिया और रिवेट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से क्या होगा, एक फोर्स पास होगा, कोई मान लो पी लोड लगा, और इस पी लोड के कारण क्या होगा, जो भी लोड ट्रांसफर होता है कैसे होता है, बोल्ट्स के थ्रू होता है, और बोल्ट्स के थ्रू होगा तो क्या होगा, P/2 लोड कहाँ पास क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, इस पॉइंट से क्रॉस होगा, और इस बोल्ट से क्रॉस होगा, P/2। बट होता क्या है, जैसे यहाँ से लोड पास होता है तो ये क्या होता है, देखो ये जो आपका आई सेक्शन है, मैं ड्रॉ, ठीक है। ये जो आपका आई सेक्शन है, ये कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब जिसके कारण क्या होता है, ये वाला हिस्सा देखो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है अलग से, ठीक है, और ये वाला हिस्सा अलग से क्या हो रहा है, ये ऊपर इसको फोर्स लगा रहा है अलग से। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है इसी को हम बोलते हैं प्राइम फोर्सेस, ठीक है। अज्यूम करके देखो, इमेजिन करके देखो, जब जैसे ही आपने इसको खींचा तो क्या हुआ, ये वाले जो साइड है, कौन से वाले साइड, ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये क्या कर रहा है, अलग से ऊपर अपोजिट एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फोर्सेस। और इसी के कारण हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया इस सेक्शन को। देन उसके बाद आता है आपका एंगल सेक्शन, ठीक है। एंगल सेक्शन इसी क्या बोलते हैं, एल एंगल बोलते हैं। जनरली ये हमको मार्केट में दो टाइप के साइज में अवेलेबल होता है, एक तो होता है आपका इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा होता है आपका अनइक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है। ये इस एंगल सेक्शन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वैसे कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम में कर सकते हैं, टेंशन मेंबर के डिजाइन में कर सकते हैं, एज अ ब्रेसिंग मेंबर के रूप में, ठीक है। इसके अलावा हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे रूफ ट्रस में, ठीक है, पर्लिंग के डिजाइन, पर्लिंग वर्लिंग बनाने में, देयर आर नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं हम प्लेट गर्डर के डिजाइन में, ठीक है, एंगल सेक्शन का। देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है। एंगल सेक्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको देखो बॉक्स सेक्शन, आमतौर पर आप इसको बहुत सारा जगह यूज करते हुए देखते होंगे बॉक्स सेक्शन का, ठीक है। बहुत एन नंबर ऑफ यूजेस हैं इसके भी बहुत सारे शेप आते हैं, सर्कुलर आता है, रेक्टेंगुलर आता है और स्क्वायर आता है। देन नेक्स्ट देखो वाइड फ्लेंजेस, ये जो आई सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाइड फ्लेंजेस वाला, ऐसे ही एक प्लेट गर्डर भी डिजाइन होता है, वो यूज होता है, हम उसमें प्लेट्स यूज करते हैं, जो भी आप पढ़ोगे रोल प्लेट सेक्शन, उन प्लेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बिल्टअप बीम डिजाइन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेट गर्डर, ठीक है। तो उन प्लेट्स का यूज है। ये देखो हमारा आई सेक्शन, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोला जाता है इसको, क्यों, क्योंकि इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर बीम, ठीक है, अदर सेक्शंस, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो देखो आपको आई सेक्शन सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगा, सबसे ज्यादा इसी का बीम कॉलम इसी से डिजाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सी सेक्शन, इसका भी हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो सी सेक्शन का मोस्ट ऑफ द टाइम सी सेक्शन ही आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ जो कॉलम वॉलम जो आप बैठते हैं ना प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे देखिएगा सी सेक्शन से ज्यादातर कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका टिपिकल सेक्शंस, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रोल सेक्शन होता है, अगर मान लो कल का ये जो आई सेक्शन जिसकी मैंने बात की, ठीक है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं। पहली बात तो ये जो आई सेक्शन आपका डिजाइन होता है, ये डिजाइन होता है आपके डेप्थ के लिए, डेप्थ एंड वेट के हिसाब से डिजाइन होता है। अगर मार्केट में कल को अगर आपको आई सेक्शन खरीदना है तो आपको डेप्थ और वेट के फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, इसके पहले आपको टाइप्स बता देता हूँ, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इसमें होता है इंडियन स्टैंडर्ड आपका हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड
सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है। देर आर ऐसे कुछ ये इस टाइप के नाम में मिलता है हमको, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, वाइड का मतलब क्या, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइड, एंड ये क्या मतलब होता है बी का मतलब बीम, ठीक है। आईएसएसबी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लो कल को मेरे को इंडियन स्टैंडर्ड आईएसएमबी की जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा कॉलम्स और बीम में यूज किया जाता है आमतौर पर, ठीक है। तो चलो मान लो कल को मेरे को आईएसएमबी खरीदना है, तो मेरे को आईएसएमबी ये ऐसा लिखा दिखे मिलेगा कहीं पे, ठीक है। मतलब कि क्या, ऐसा मार्केट में इस टाइप के फॉर्म में आपको मिलेगा, ISMB 600 @ 714 न्यूटन पर एमएम या फिर मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जिसका जो डेप्थ हो, डेप्थ क्या होगा आपका, मान लो ये कोई आपका आई सेक्शन है, ठीक है। मान लो ये आपका क्या कोई रोड सेक्शन है, ये कोई आई सेक्शन होगा, ठीक है। ये जो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, डेप्थ कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डेप्थ। कौन सा डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ है। इस डेप्थ की बात होगी तो इस डेप्थ के फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। और ये जो 714.4 क्या बता रहा है, अगर आप 1 मीटर इस आई सेक्शंस को कटिंग करेंगे, मतलब कि अगर ये कोई मान लो कोई आई सेक्शन का लेंथ है, और मान लो मैं इतना 1 मीटर होगा, मान लो ये 1 मीटर है, इतना हैचिंग वाला पोर्शन, ये 1 मीटर, अगर मान लो उसको मैं कटिंग करता हूँ, उसका वेट करता हूँ, तो कितना आएगा, इतना लो उसका लोड होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्केट्स में मिलता है, और ऐसे ही हमको परचेस करना पड़ता है, और ऐसे ही हमको डिजाइन भी करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो IS 800 2007, ठीक है। इसमें आपको इन मटेरियल्स के बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेंगी, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इन सब सेक्शंस की, ठीक है। चाहे वो एंगल सेक्शन हो, चाहे इक्वल, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस, इन सब की वहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, जैसे कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, आपका रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का, ठीक है। उसका स्लेंडर रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ वुड क्या होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे आपको सेक्शन मॉडल्स मिलेगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिजाइनिंग में काम आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आई सेक्शंस, और ऐसे ही बाकी सेक्शंस के भी है, ठीक है। बात करते हैं हम क्या हमारे रेनफोर्सिंग स्टील्स बार्स की, मतलब कि क्या वो बार्स जो हमारे रेनफोर्समेंट में यूज किए जाते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब क्या, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। आरसीसी स्ट्रक्चर्स कैसे तैयार होता है, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के अंदर क्या होता है, स्टील बार्स डाले होते हैं, उन्हीं बार्स के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो देखो पहला है हमारे पास वर्ड माइल्ड स्टील बार, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन माइल्ड स्टील, ठीक है, प्लेन माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। और इसको जो डेजिग्नेट किया जाता है Fe250 से, मतलब कि क्या Fe250 ग्रेड का स्टील है, एक्चुअली ये ग्रेड को डिनोट करता है, ठीक है, ग्रेड है। एंड इट इज मोर डक्टाइल देन HYSD बार, इसके बाद हम HYSD बार पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब सॉफ्ट बैटर्स, ठीक है। इट इज सप्लाइड एज अ प्लेन एंड राउंड बार्स, ठीक है। बेसिकली आपको प्लेन एंड राउंड बार्स के रूप में मिलेगा। These bars usually available in dia ranging from 6 mm to 50 mm, 6 mm से लेकर के 50 mm तक ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। क्या ग्रेड है इसका, Fe250, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। और क्या है ये, हाईली मोर डक्टाइल है, किससे, HYSD बार से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो क्या है, HYSD बार हाई स्टील स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार को बोला जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है, फुल फॉर्म नेम है, ठीक है। ये क्या लिखा है, देखो, दिस बार फॉर्म्स बेटर बॉन्ड विद कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के साथ इसका क्या बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। HYSD बार्स रिजल्ट इज हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। और क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और क्या स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, येल्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कब होती है, जब इसको हम ट्विस्टेड करते हैं। ट्विस्टेड दो टाइप का होता है, ये जब हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसको ट्विस्टेड किया जाता है, ठीक है। दो टाइप का होता है, हॉट ट्विस्टेड होता है और कोल्ड ट्विस्टेड होता है। तो जो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स होता है, बेसिकली वो सूटेबल होता है हमारे बिल्डिंग पर्पस के हिसाब से, वो सूटेबल ही है, ठीक है, सूटेबल है, ठीक है। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार आर रेफर्ड एज अ टॉर्स्टिल बार। कोल्ड ट्विस्टेड बार्स को हम टॉर्स्टिल बार्स भी बोलते हैं, ठीक है। टॉर्स्टिल्स क्या होते हैं, बहुत ही हायर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इसको हम हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अच्छी होती है, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका देखो टीएमटी बार, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के डेट में, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यही बार आज के डेट में यूज़ किया जाता है। और आप बहुत जगह इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, हीरा ग्रुप, हीरा टीएमटी सरिया, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ टीएमटी सरिया, सबका एडवर्टाइजमेंट आप हमेशा पढ़ते ही होगे, तो उस स्टील की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। टीएमटी बार का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। बेसिकली जिस मेथड्स के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या उस ट्रीटमेंट, उस मेथड्स को बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, ठीक है। और इससे जो बार्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, टीएमटी बार्स या फिर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ठीक। इसका जो स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू अदर रेनफोर्समेंट बार से ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों होता है, एक्चुअली इसका जो प्रोसेस होता है, इसको जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इसको जैसे ये मैन्युफैक्चर होकर क्या आता है, इसको सडन हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, कूलिंग करते हैं, है ना, ओपन टू एटमॉस्फेयर। इससे होता क्या है, देखो इससे होता ये है, जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर रिम बोल रहे हैं, ये क्या हो जाता है आपका, बेसिकली ये पूरा यहाँ तक है ना, ये पूरा आपको बार दिखाई देगा ऐसा, ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक पूरा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है इससे कितनी दूर पर रहेगा, इसको हम बोलते हैं आउटर रिम, ठीक है। ये आउटर रिम क्या होता है, बाहर से स्ट्रॉन्ग तो है, साथ में क्या है, टफ भी है, ठीक है। और जो इनर वाला जो पोर्शन है, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं इनर कोर बोलते हैं। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सडन कूलिंग, ठीक है, सडन कूलिंग की वजह से। और साथ में ये दो टाइप में आता है टीएमटी बार, ठीक है, एक तो आता है नॉर्मल टीएमटी बार आता है, और एक आता है आपका टीएमटी एचसीएस बार, ठीक है, वो क्या अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जो सबसे बाहरी वाला पोर्शन होता है किसका, हमारे बार्स का, ये होता है एंटी कोरोजिव ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इसमें कोरोजन ना लगे, ठीक है, ठीक है, कोरोजन नहीं लगे। अगर कोरोजन लग जाएगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू improved properties of high strength along with toughness and ductility, TMT bars are better than mild steel bar। तो क्या बोल रहा, देखो हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया किसके, हमारे जो भी हमारा HYST बार्स था, ठीक है, उससे क्या हो गया, इसके टफनेस तो बढ़ गई और साथ में क्या बढ़ गई, डक्टिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बेटर देन है किससे, हमारे माइल्ड स्टील बार से ना, HYST बार से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे माइल्ड स्टील बार से ज़्यादा बेटर है। And TMT bars can resist temperature up to 500 degrees Celsius without any loss of strength। 500 सेल्सियस तक ये बिगर टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेंथ आप सभी को पता है, डेट बोन स्ट्रेंथ है, यल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सब इसके स्ट्रेंथ होते हैं। एंड TMT बार्स आर मोर डक्टाइल देन कोल्ड ट्विस्टिंग बार्स, ठीक, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कोल्ड ट्विस्टिंग बार्स पढ़ा था, ठीक है, उससे क्या होता है, ज़्यादा डक्टाइल होता है। ये बार क्या होता है, एक्सीलेंट होता है इसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इलोंगेशन। और बेंडिंग प्रॉपर्टी हमारा कहाँ, हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम अपने बीम वीम्स में आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। These bars are highly recommended for high rise buildings, ठीक है, ड्यू टू सेविंग इन्वॉल्व इन स्टील बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से क्या होता है, हम इसको हाई राइज स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हमको स्टील्स कम लगेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स में, ठीक है, और स्टील्स कम लगेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बचेगा, और साथ में क्या होगा, जो डेड लोड आ रहा है स्ट्रक्चर्स का, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। Nowadays we have thermomechanically treated high strength corrosion resistance, पर जिसकी मैंने भी बात किया था थोड़ी देर पहले, that is what TMT HCR bars, ठीक है। ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ कोरोसिव रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर ठीक है, तो वही लिखा हुआ देखो, TMT HCR bars are concrete embedded bars thereby giving superior resistance against aggressive weather condition, ठीक है। जैसे कि सल्फर अटैक्स आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो सल्फर अटैक्स कैसा होता है, जब हमको कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे जैसे कि मान लो आप मराइन इलाके में वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर्स पे अगर अटैक करेगा, ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, आपका ये एक तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, कमजोर कर देगा। कमजोर कैसे करेगा, जो आपके इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉल्ट्स में। सल्फर क्या करता है, हमारे जो भी रेनफोर्समेंट होता है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। वीक कर देगा तो क्या होगा, हमारे कंक्रीट जो भी हमने कॉलम बनाया है, जो भी हमने बीम बनाया है, या जो भी स्ट्रक्चर्स बनाया है, उसको स्ट्रेंथ घटा देगा, ठीक है, और कभी भी आपका फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब TMT bars have thermal resistance even at a temperature of 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बोल रहा है, TMT और TMT HCR bars have a thermal resistance
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, केस स्टडीज बताता हूँ। एग्जाम्पल साल पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, एक स्टील का स्ट्रक्चर बना, स्टील का स्ट्रक्चर बना, ट्रस बना बेसिकली, ठीक है, किसी स्टेडियम्स के लिए है वो। और सिडनी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिस साइट्स पे क्या हुआ था आपका, वो जो स्ट्रक्चर्स तैयार किया गया था या वो ट्रस तैयार किया गया था, उसको हमको शिफ्ट करना था किसी ग्राउंड्स पे, ठीक है। और उस ग्राउंड्स पे ले जाना था, इसको हमने कास्ट किया कहाँ, हमारे साइट्स पे, ठीक है, साइट्स बोलता हूँ, शॉप में कास्ट किया इसको, शॉप में डिजाइन किया, शॉप पे बनाया, और जब इसको मूव करने की बारी आई तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसपोर्ट करके इस ग्राउंड्स तक लेके गए। अब देखो टेम्परेचर क्या था उस टाइम, 40 से 40 45 50 डिग्री के अप्रॉक्स चल रहा था टेम्परेचर। अब इतना टेम्परेचर होने के कारण इसमें क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसमें क्या हो गया, इसकी जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई। अब कुछ इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जिस ग्राउंड में हमको ये शिफ्ट करना था, ट्रस या लगाना था, वहां पे क्या होगा, ये ट्रस नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि इसकी क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई। क्यों बढ़ी? ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। इसीलिए ये कह रहा है जो टीएमटी एचसीआर बार्स होता है, इसका जो थर्मल रेसिस्टेंस होता है इवन एट टेम्परेचर ऑफ, मतलब कि रेसिस्ट कर सकता है ये 600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स तक को, ठीक है, विच इज ग्रेट। मैंने तो एक एग्जांपल लिया थर्मल रेसिस्टेंस को समझाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रक्चर्स में। छोटे से देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस थर्मल रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर वेस्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन के टाइम पर हम यूज करते हैं यील्ड स्ट्रेस, आप सभी को पता होगा। तो जो मैल स्टील प्लेन बार होता है उसका यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, 250 मेगापास्कल। और जो HYSD बार्स होता है उसका जो यील्ड स्ट्रेस कितना होता है, दैट इज व्हाट, 415 मेगापास्कल, ठीक है। और जो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स होते हैं उनका क्या होता है, 500 मेगापास्कल, ठीक है। टीएमटी बार का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, एज हम रेनफोर्समेंट पर हम यूज किए हुए हमारे HYSD बार्स। ये है आपका HYSD बार्स, ये HYSD बार्स, ठीक है। ये HYSD बार्स में क्या होता है, ऐसे रिब्स बने होते हैं जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं, रिब्स कहलाते हैं, ठीक है, रिब्स है ये सब। ये रिब्स क्या करते हैं, पकड़ मजबूत करके रखते हैं हमारे, जब कॉन्क्रीट के साथ इसको यूज किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कहाँ यूज करते हैं, आमतौर पर हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखो, हम बनाते हैं डोर बनाते हैं, इसका विंडोज बनाते हैं, फ्रेम्स तैयार करते हैं। और कभी भी हमको कोई एयर टाइट स्ट्रक्चर्स बनाना है या फिर स्पेशल डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम क्या है, आपका एक केमिकल एलिमेंट है विच इज फ्रॉम बोरॉन ग्रुप, जिसका सिंबल होता है आपका Al, एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ठीक है। इट इज इन सिल्वर व्हाइट कलर, सॉफ्ट नॉन मैग्नेटिक एंड डक्टाइल मेटल्स, ठीक है। जनरली देखो आमतौर पर जो आपका एल्यूमिनियम हमारे सरफेस पे आपका ऑक्साइड्स के फॉर्म पे, सल्फेट्स के फॉर्म में, सिलिकेट्स के फॉर्म में, फॉस्फेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बट कमर्शियली इसको हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम बॉक्साइड्स। बॉक्साइड मीन्स Al2O3.2S2 मीन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैं चीज बताने जा रहा हूँ, हम इसका बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। बट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये हमारा पार्ट नहीं है, बेसिकली ये मेटलर्जी का पार्ट आता है, ठीक है। बट बस हम ये जान रहे हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, बस बेसिक्स ओनली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास जो ओर्स आता है उस ओर्स की हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और इस ओर्स में क्या होता है, आपका कुछ इम्प्योरिटीज होता है, उस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डिजोल्व एल्यूमिनियम सोल्यूशन, ठीक है। ये जो डिजोल्व सोल्यूशन होता है इसको हम क्या कराते हैं, इसको हम फ्यूज कराते हैं क्रायोलाइट्स के साथ, ठीक है, विच इज डबल फ्लोराइड्स ऑफ आपका एल्यूमिनियम एंड सोडियम, ठीक है। then this solution is taken into electric furnace and then the aluminum is separated out from electrolysis, ठीक है। और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, मोल्टन फॉर्म में मिलता है। ये मोल्टन एल्यूमिनियम क्या कर सकते हैं, किसी भी कास्ट में हम कास्ट कर सकते हैं, या किसी भी शेप में किसी भी मोल्ड्स के थ्रू हम इसको कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको अगर कोई टूल्स बनाना हो टूल्स बनाओ, या फिर जो भी आपको कास्ट करना आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसका होगा क्या, आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट आवर पार्ट, बट इसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, इसके यूजर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमको यूज करना है इसको। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी और इसके यूजर्स नहीं पता होगा तो आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, देखो एक वेरी गुड ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर इन व्हाइट मेटल, ठीक। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, रेयरली अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड वाटर,
ठीक है। इट इज हाई रेसिस्टेंस टू करोजन, ठीक है, लाइट इन वेट, ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड वेरी सॉफ्ट। तो ये सब कुछ उसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It melts at a 660 degree Celsius and its boiling point is 2056 degree Celsius, ठीक है। ये है इसका क्या मेल्टिंग टेम्परेचर एंड इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट से कितनी है 2056 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट पॉजेस ग्रेट टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.70। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है 117.2 मेगापास्कल एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, ठीक है। जब अगर हम कोई मान लो कोई मेरे को कोई कुछ भी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस पेन की बात करूँ, अगर इस पेन को मेरे को कास्ट करना है, ठीक है, कास्टिंग करने के बाद अगर मैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करता हूँ तो कितनी आती है 117.2 मेगापास्कल। इट कैन ये हार्ड एंड फास्ट वैल्यू, इट कैन बी वेरी, ठीक है, इट कैन बी वेरी, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो मैं कोई वायर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो कि मेरे को ये माउस का वायर बनाना है, अगर मैं माउस का वायर बनाता हूँ और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करता हूँ इस एल्यूमिनियम से, तो वो लगभग मोर देन 200 मेगापास्कल निकल के आती है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्या यूजेस या फिर इसके एज एल्यूमिनियम एज ए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो देखो इसका हम कहाँ कहाँ बनाते हैं। पहली बात तो डोर्स एंड विंडोज बनाते हैं, ठीक है, डोर्स एंड विंडोज। पहले के टाइम पे क्या होता था हम लोग वुडन्स के बनाते थे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। रिप्लेस करती है हमने वुडन के स्ट्रक्चर्स को किसके साथ, एल्यूमिनियम्स के साथ, ठीक है। क्यों, वो अभी हमने देखा क्योंकि ये लाइट होता है, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और हमको ये अपीयरेंस वाइज भी बहुत अच्छा इसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और क्या होता है ब्राइट फिनिश होता है इसका, ठीक है। हाईली सूटेबल फॉर सब जीरो टेम्परेचर, मतलब कि जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो हम वहाँ पे इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ किया भी जा रहा है अगर आप अंटार्कटिका, अगर आप आर्कटिक की बात करें, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है स्ट्रक्चर्स बनाने में, ठीक है। इजी है इसका फैब्रिकेशन, ठीक है, आराम से आप इसको रिवेटेड कर सकते हो, ठीक है, वेल्डेड कर सकते हो, और इसकी असेंबली भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। हैंडलिंग भी बहुत ईजी है। हैंडलिंग ईजी होने के कारण क्या होता है, इसका लाइट वेट है, लाइट वेट होने के कारण हैंडलिंग ईजी होगा एंड देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे आपको कम निकल के आता है, ठीक है। और देन नॉइस कंट्रोल, मतलब कि इसकी ये ज़्यादा नॉइस नहीं करता, ठीक है। फायर सेफ्टी, इसकी फायर सेफ्टी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ठीक है, ठीक है। देन ऑप्टिमल सिक्योरिटी, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऑप्टिकल सिक्योरिटी की बात करूं, ऐसा स्ट्रक्चर्स जहाँ पे स्पेशली डिजाइन किया जाता है, वैसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हमको हाई सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है या फिर कोई स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका एल्यूमिनियम, और आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है एग्जाम में, यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। इतना सफिशियंट है आपके लिए, प्रॉपर्टी जान गया आपने, इसके यूजेस जान गया और आप आमतौर पर आपने इसको देखा भी हो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।